Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 2, the end of bipolarity. Today's our topic is consequences of disintegration of USSR. यानी USSR का जो विघटन हुआ था हम उनके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने क्या है सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ा. सोवियत सिस्टम होता क्या है, वो ग्रेट पावर कैसे बना था, फिर लेफ्ट बिहाइंड कैसे हुआ और उसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, रीज़न कौन से थे, कोजेस कौन से थे, उनके बारे में हम कर चुके हैं. अब क्या है उस डिसइंटीग्रेशन के बाद उनके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस निकले, कौन कौन से परिणाम निकले, जिनके बाद हम बता सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन यानी 1991 के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद वर्ल्ड के अंदर या ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर का जो सिस्टम था उसमें क्या क्या चेंजेज आए, उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. तो फर्स्ट है द एंड ऑफ कोल्ड वार. अब इससे पहले टू पावर्स थी वर्ल्ड के अंदर, टू पोलर था, टू पोलर्स का डोमिनेंस था. एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर. दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था 1945 से लेकर के 1991 तक या 90 तक हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, क्योंकि दोनों ही पावरफुल कंट्री थी, दोनों की ही पोलरिटी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, दोनों का ही डोमिनेंस था. लेकिन अब क्या है, एक पावर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. यानी कि यूएसएसआर का जैसे डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूएसएसआर की हेजेमनी, एक तरह से डोमिनेंस जो है वो खत्म हो जाता है. तो अब एक ही पावर रहती है, कौन सी, यूएसए. अब पावर ही एक रहेगी तो कोल्ड वार भी क्या है अपने आप खत्म हो जाएगा. तो इसलिए इसका सबसे पहला आप इफेक्ट लिखोगे या कॉन्सिक्वेंसेज लिखोगे कि कोल्ड वार का एंड हो जाता है. जो कोल्ड वार लास्ट 50 ईयर से चला आ रहा था वो कोल्ड वार एक तरह से खत्म हो जाता है. नेक्स्ट है यूएसए बिकेम ए वर्ल्ड पावर. अब वर्ल्ड के अंदर एक ही पावर रह जाती है जिसका डोमिनेंस. चैप्टर 3 भी इसी के बारे में, हेजेमनी ऑफ यूएसए या यूएसए की हेजेमनी के बारे में है. यानी उसी का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड के अंदर रहता है. क्यों रहता है, क्योंकि एक पावर क्या है, यूएसएसआर क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन के साथ ही उसकी पावर भी कम हो जाती है. उससे 14 कंट्री अलग हो जाते हैं, उनकी जो कम्युनिस्ट सिस्टम था वो वीक हो जाता है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएसए की हेजेमनी हो जाती है. अब आप देखोगे कि 91 में फर्स्ट गोल्ड वार होता है, 2001 में सेकंड गोल्ड वार. इस तरह से अनेक जगह पर यानी काफ़ी ऐसे इश्यूज आते हैं जिनके ऊपर यूएसए अपनी हेजेमनी दिखाता है. तो यूएसए बिकेम ए वर्ल्ड पावर. जो यूएसए है वो वर्ल्ड की सिंगल पावर रह जाता है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में यूनिपोलर सिस्टम आ जाता है. यानी कि एक ही पोल. इससे पहले क्या बाइपोलरिटी सिस्टम था, तो बाइपोलरिटी का जैसे ही एंड होता है यूनिपोलर सिस्टम आ जाता है. यानी एक ही पावर पूरे वर्ल्ड के अंदर रहती है जिसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा था. थर्ड है राइज ऑफ मल्टीपोलरिटी ईरा. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यूनिपोलर सिस्टम के साथ में मल्टीपोलरिटी नहीं आता. अब तक सिर्फ दो ही पावर थी, एक उसमें से खत्म हो जाती है. यहाँ पर क्या है, यूएसए अपनी हेजेमनी दिखाना चाहता है. अब पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिपोलर की अगर हम बात आती है 91 से लेकर के 2000 अगर हम 1 की बात करें, इसमें क्या है सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास थी यूएसए के पास थी. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ यूनिपोलर सिस्टम रहता है, धीरे धीरे वो चेंज किसी में आ जाता है, मल्टीपोलरिटी सिस्टम में आ जाता है. यानी पूरे वर्ल्ड में अनेक पावर बन जाती है. चाइना बन जाती है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, इजराइल, यानी काफ़ी कंट्री ऐसे आ जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, वेपन्स भी है, मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या और इकोनॉमिकल ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो इस तरह से यूके बन जाता है, EU बना लिया जाता है. तो इस तरह से क्या है मल्टीपोलरिटी ईरा स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट है एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक. और इससे पहले जो सोवियत ब्लॉक्स बनाया गया था, यानी कौन सा बनाया गया था, वार्सा पैक्ट जो बनाया गया था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. आपने पिछले मिलिट्री ब्लॉक्स पढ़े होंगे, नाटो के बारे में, सेंटो के बारे में, सिटो के बारे में, वार्सा पैक्ट के. उसमें नाटो को छोड़ करके क्या सेंटो और सिटो पहले डिसोल्व कर दिए जाते हैं. लेकिन वार्सा पैक्ट क्या है 1991 के अंदर जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है वैसे ही वार्सा पैक्ट को भी खत्म कर दिया जाता है, उसको भी डिसोल्व कर दिया जाता है. तो उसके डिसोल्व होते ही सोवियत जो ब्लॉक था वो भी क्या हो जाता है, एक तरह से उसका एंड हो जाता है. और उसके जो कंट्री है अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं या दूसरे किसी ब्लॉक्स के अंदर वो चले जाते हैं. नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट बिकेम डोमिनेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही आइडियोलॉजी यानी कि कैपिटलिस्ट. इससे पहले दो आइडियोलॉजी थी,
एक कैपिटलिस्ट थी, दूसरी सोशलिज्म थी। अब क्या है, पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट ही क्या है, उसी का डोमिनेंट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्री थे अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, पूंजीवादी, जिसमें कैपिटल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसके बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब सोशलिज्म को अच्छा नहीं मान रहे थे, क्योंकि यूएसएसआर जैसा कंट्री जो इतना डेवलप कर रहा था वो भी क्या है, सोशलिज्म को नहीं संभाल पाया, और सोशलिज्म के कारण उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसका डोमिनेंस हो जाता है, यानी उन्हीं को सबसे बेटर माना जाता है। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो डोमिनेंट हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है लिबरल डेमोक्रेसी अमर्ज ऑन द बेस्ट वे ऑफ पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड की राजनीति में लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेटर माना जाने लगा। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर सिस्टम है, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पर जो था उसको लिबरल डेमोक्रेसी बोला जाता है, जहाँ लोगों को ज़्यादा कैपिटल यानी पूंजी कमाने का ज़्यादा राइट होता है, पर्सनल लिबर्टी ज़्यादा होती है। तो वो लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, उदारवादी प्रजातंत्र मर्ज हो जाता है पूरे वर्ल्ड की, अमर्ज हो जाता है पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी चेंज हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, जो कि है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के क्या थे, परिणाम थे। इसके अलावा यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में 15 कंट्री के नेम जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। या इसके अलावा क्या है, यूएसएसआर वीक हो जाता है, वो खुद कैपिटलिस्ट की ओर ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी से इफेक्टिव हो जाता है। तो ये बातें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट्स और दे रखा है जो अभी ऐड हुआ है, CIS। तो अभी जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें मेनली कुछ कंट्री मिलकर के CIS बनाना चाहते हैं। वैसे इसके लिए लिथुनिया वगैरह कंट्री पहले बात करते हैं कि CIS बनाया जाएगा, लेकिन बाद में क्या है, CIS रूस, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा CIS बना लिया जाता है। इसमें जो दूसरे कंट्री इन्वॉल्व हो जाते हैं 9-10 के आसपास CIS के मेंबर बन जाते हैं, जिसमें कजाकिस्तान वगैरह ये कंट्री भी इन्वॉल्व होते हैं। तो CIS जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो मेन कंट्री, इसमें सबसे बड़ी कंट्री में आता है रसिया, उसके बाद यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों मिलकर के क्या है, CIS बना लेते हैं। एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं वो बना लिया जाता है। और रसिया का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वो पहले इलेक्टेड 1991 के अंदर क्या है, वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम था, उससे पहले इलेक्टेड नहीं था, उससे पहले तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का जो चीफ होता था उसके द्वारा ही या उस पार्टी के द्वारा ही क्या प्रेसिडेंट बना लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट क्या है 91 के बाद रसिया के अंदर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 91 के अंदर क्या है, स्टालिन जो होते हैं वो इसके पहले प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कर लिए जाते हैं। तो इनके बारे में क्या है, ये डिसइंटीग्रेशन के बारे में है। तो ये इसके 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।